अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तानी मौलाना में और इंडिया के यूपीएससी टीचर्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, तो आप यकीन करोगे? ये क्या सुन रहा हूं मैं? विश्वास नहीं होता? चलिए कुछ प्रूफ दिखाता हूं। एक पाकिस्तानी मौलाना क्या करता है, वो दीन का पैगाम सुनाता है और सबको समझाता है। हमारे यूपीएससी के टीचर्स भी ना दीन को प्रमोट ही कर रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, हिंदुस्तान सती प्रथा, पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। वहां का पाकिस्तानी मौलाना उसामा को अब्बा बताता है और हमारे यहाँ का यूपीएससी टीचर उसका गुणगान करता है। उसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा, ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी उसामा बिन लादेन। ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर अचीवमेंट तो है सर। आदमी एक ही बार मारा, इसको बोलते हैं सपना। क्या बक रहे हो मादर? वहां पाकिस्तानी मौलाना औरंगजेब को अपना शुगर डैडी मानने लगता है। यहाँ भी यूपीएससी के टीचर्स औरंगजेब को सेक्युलरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बता देते हैं। औरंगजेब के बारे में बोला जाता है जब कौन सा काशी विश्वनाथ वाला है, कौन सा एक मंदिर, वन सम टेंपल ही हैड डिस्ट्रॉयड। He was very ethical kind of a person, औरंगजेब, right? He would not engage in any. वहाँ के मौलानाओं की हिंदुत्व से फटती है और यहाँ भी यूपीएससी के टीचर्स को हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व से दिक्कत है। India is a Hindu Rashtra, which generates an emotion of antagonism or hostile towards other religious minorities, and then it might generate reaction tendency of being violent. मतलब भाई कितनी सिमिलैरिटीज गिनवाऊं आपको? वहाँ टीपू सुल्तान का गुणगान होता है, यहाँ भी होता है। If there is one state which you should be fan of, it is Mysore. Marathas they will come at number 2. In fact, Marathas क्या number 2 पे भी क्या ही आएंगे? मतलब Marathas they supported the British. So therefore, if there is anyone who, like it was Tipu Sultan who died in a war protecting his capital Seringapatam in 1799. If there should be one hero from this era, it should be Tipu Sultan and Hyder Ali. वहाँ के मौलानाओं को हिंदू फेस्टिवल से प्रॉब्लम है, हिंदुइज्म को वो गालियाँ देते हैं। यहाँ भी यूपीएससी के जो टीचर्स हैं वो हिंदुइज्म को इनसिक्योर और बैकवर्ड बताते हैं। जागरण करो माता का पूरी रात, जगा दो पूरी दुनिया को, और ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग दिखाओ that the whole Yamuna bank is destroyed for 10-20 years. राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी। और भी न जाने कितने इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ फर्क सिर्फ ना पैकेजिंग का है। मौलाना मदरसे में टोपी पहनता है और यहाँ यूपीएससी के टीचर्स टाई पहनते हैं। तो ना अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हमारे कुछ यूपीएससी के टीचर्स पाकिस्तान के मौलानाओं की जैसी बातें बोलते हैं? क्या वाकई यूपीएससी के नाम पर इन टीचर्स के द्वारा इंटेलेक्चुअल जिहाद चलाया जा रहा है? आइए इस वीडियो में ढंग से आसान भाषा में सब समझते हैं। देखिए, इस बात को समझने के लिए कि क्यों और कैसे आज यूपीएससी के कई टीचर्स हिस्ट्री के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने की दुकान लगा चुके हैं, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर यूपीएससी की शुरुआत कहां से हुई थी और ये बनाया किस लिए गया था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो सिस्टम आज आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के नाम से चलता है ना, उसका बेस असल में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए इंडियन सिविल सर्विसेज से निकला है, यानी कि आईसीएस से। एक ऐसा सिस्टम जो एक कॉलोनियल पावर के लिए डिजाइन किया गया था। हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 1857 के संग्राम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी थी। भारत के कई राज्यों में लोगों ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ हथियार उठा लिए थे और इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने रियलाइज किया कि अगर भारत जैसे बड़े देश को लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल करना है तो उन्हें एक लॉयल, ट्रेंड और ओबीडियंट ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है। ऐसे लोग जो ब्रिटिश पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल तक बिना रेजिस्टेंस के इंप्लीमेंट कर सकें। और इसी जरूरत ने जन्म दिया इंडियन सिविल सर्विसेज सिस्टम को। ब्रिटिश ऑफिशियल्स जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। इनका कहना था कि अगर हमें 30 करोड़ लोगों पर बिना परमानेंट मिलिट्री के रूल करना है तो हमें एक स्टील फ्रेम चाहिए होगा, और यही स्टील फ्रेम बनाया गया आईसीएस के थ्रू। इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स का मेन काम था लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, स्ट्रिक्ट ब्रिटिश कानून को जमीन पर लागू करना, प्रेस और पब्लिक ओपिनियन पर कंट्रोल रखना, और अगर कोई पॉलिटिकल डिसेंट या फिर नेशनलिस्टिक मूवमेंट उठता है ना तो उस पर क्रैकडाउन करना। ब्रिटिश राज के लिए लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं थे बल्कि पॉलिटिकल गेटकीपर्स थे। पर धीरे धीरे ना इन लोगों की एक छोटी सी इलीट क्लास बन गई थी जो ब्रिटिश क्राउन के ऑर्डर्स को बिना सवाल किए इंप्लीमेंट करती थी। इन लोगों का असली काम कंट्रोल और सप्रेशन था। शुरुआत में ये पूरा आईसीएस का सिस्टम सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए डिजाइन किया गया था।
और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने मेक श्योर किया कि इंडियंस के लिए एग्जाम क्रैक करना ना के बराबर ही मुमकिन हो, ताकि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही भारत पर रूल कर सकें। और इस चीज को मेक श्योर करने के लिए आईसीएस का जो एग्जाम था ना, वो सिर्फ इंग्लैंड में और इंग्लिश में ही कंडक्ट किया जाता था, जहां तक जाने के लिए ना तो आम इंडियन के पास पैसा था, ना ही एक्सपोजर था। साथ ही साथ इस एग्जाम की एज लिमिट भी इंडियंस के लिए काफी कम थी। ऊपर से हॉर्स राइडिंग जैसे एलीट टेस्ट भी मैंडेटरी कर दिए गए थे, जिसका सिर्फ एक लॉजिक था कि इसमें कोई आम इंडियन चाहकर भी इस सिस्टम का पार्ट ना बन सके। लेकिन अल्टीमेटली ना अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि अगर उन्हें लॉन्गर टर्म में रूल करना है तो उन्हें ऐसे इंडियंस की जरूरत है जो उनके इंटरेस्ट को सर्व कर सके। जैसे कि थॉमस मैकॉले ने फेमसली लिखा भी था कि हमें भारत के अंदर से वो लोग चाहिए जो खून से और रंग से भारतीय हों, पर टेस्ट के साथ, ओपिनियन के साथ और मोरल्स के साथ अंग्रेज हों। अंग्रेजों ने सिर्फ उन इंडियंस को अलाउ किया जो ब्रिटिश वैल्यूज में ट्रेंड हों, जिनका मन और सोच इंग्लिश बनी रहे और जो क्राउन के इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाएं। और इसी कारण से स्ट्रक्चर की सबसे डेंजरस बात यह बन गई थी कि ये इंडियंस के खिलाफ था, पर उन्हीं इंडियंस से चलाया जाने वाला था। और इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस और अरविंदो घोष जैसे कई इंडियन नेशनलिस्ट ने आईसीएस क्वालिफाई कर लिया था, पर उन्होंने जॉब को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला कि मैं उनका नौकर नहीं बन सकता जो मेरी ही कंट्री को दबा रहे हैं। ये लोग समझ गए थे कि आईसीएस एक स्लेव मेकिंग मशीन थी, जिसमें कैपेबल इंडियंस को भी सिर्फ कंट्रोल और लॉयल्टी के लिए यूज किया जाता था। इसके बाद समय बीतता है और 1947 में भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल जाती है। 1947 के बाद ये उम्मीद थी कि अब ब्रिटिश सिस्टम पूरी तरीके से बदल जाएगा, लेकिन हुआ इसका पूरा उल्टा। बदलने की जगह उसी पूरे कॉलोनियल स्ट्रक्चर को बस रीब्रांड कर दिया गया और उसका नया नाम रख दिया गया IAS, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो एग्जाम पहले लंदन में होता था ना, वो भारत में होने लग गया था और एलिजिबिलिटी सब इंडियंस के लिए ओपन हो गई थी, लेकिन स्ट्रक्चर, सिलेबस, इंटरव्यू पैटर्न और ट्रेनिंग सब कुछ वही कॉलोनियल पैटर्न पर चल रहा था। ट्रेनिंग अब भी उन्हीं ब्रिटिश मैनुअल्स और अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए टेक्स्ट बुक से होती थी। सिविल सर्वेंट्स को अब भी एक सुप्रीम अथॉरिटी बनाकर रखा गया था, एक ऐसा एलीट क्लास जो मासेस से काफी अलग था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, उसी की तर्ज पर यूपीएससी का फ्रेमवर्क बनाया जाता है। बाद में 1950 में नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यही यूपीएससी बन गया था। हालांकि एक फर्क आया था, पहले जो ब्यूरोक्रेसी थी ना, वो ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल रहती थी, अब वो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो गई थी। तो भाई साहब, कहने के लिए तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था ना, वो उसी कॉलोनियल माइंडसेट को लेकर चलता रहा। सिर्फ वाइट रूलर्स जो थे ना, उनकी जगह ब्राउन साहिब्स आ गए थे। सिलेबस वही, एटीट्यूड वही, जिम खाना क्लब्स भी वही। हाँ, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर ऐड हो गए थे समय के साथ। देखिए, कोचिंग सेंटर ना एक ऐसी जगह होती है जहां पर स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर बनाने जाते हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में सक्सेस पाने के लिए हजारों स्टूडेंट्स हर साल लाखों रुपया खर्च करते हैं, सिर्फ एक उम्मीद में कि वो एक अच्छे ऑफिसर बनेंगे और देश के काम आएंगे। पर अफसोस, आज की डेट में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एजुकेशन का कम और आइडियोलॉजी का काम ज्यादा कर रहे हैं। अब इनका एजेंडा एकदम क्लियर है, सिविल सर्विसेज के लिए तैयार होने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में एक फिक्स नैरेटिव डालना, एक ऐसा नैरेटिव जो भारत की सभ्यता, भारत के इतिहास और धर्म इनको या तो बैकवर्ड बताता है या फेनेटिकल। और इनके लिए मॉडर्निटी का मतलब केवल यही है कि हिंदू प्रैक्टिसेस पे सवाल उठाओ, लेकिन बाकी सब चीजों पे चुप रहो। और बात सिर्फ बायस की नहीं है, ये प्रॉपर आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग का केस है। एक जमाने में ना लोगों को ये लगता था कि केवल पाकिस्तान के मदरसे रेडिकलाइजेशन सिखाते हैं, वहां पर बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है। लेकिन आज इंडिया के यूपीएससी कोचिंग सेंटर्स किसी मदरसे से कम नहीं लगते। और यहाँ ना फर्क सिर्फ इतना है कि मदरसों में बियर्ड और टोपी होती है और यहाँ पर टाई और मार्कर। और ये चीज़ ना मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ना जाने कितने ही वीडियोस हैं जिसमें टीचर्स ओपनली हिंदू ट्रेडिशंस का मजाक उड़ा रहे हैं, उन पे प्रोपेगेंडा परोस रहे हैं। जैसे ज्यादा नंबर का सवाल तो एंटी हिंदू वाला ही होगा, जिसका जवाब देके आप पास हो जाओगे। कई जगह पर वायरल क्लिप्स ने ये दिखाया है कि यूपीएससी के टीचर्स जो है ना, वो इतिहास के नाम पर एक बायस्ड नैरेटिव चला रहे हैं, जहां भक्ति मूवमेंट को कल्ट बता दिया गया है। और यहाँ पर ना ये तक कह दिया गया है कि इस्लाम इतना ज्यादा लिबरल था जिसके कारण हिंदुओं को भक्ति मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा, ताकि हिंदू खुद को थोड़ा बहुत लिबरल दिखा सके। वेरी ब्रीफली टेल मी, हैव यू हर्ड ऑफ भक्ति कल्ट? पर्पस क्या था भक्ति कल्ट का? इक्वालिटी। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, इस्लाम आ चुका था। इस्लाम था बहुत लिबरल, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया आए तो उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को केवल इसलिए तोड़ा ताकि इक्वालिटी फैलाई जा सके। और अफसोस, अभी भी इंडिया में ना
80% हिंदू हैं। पता नहीं कब तक इनकी इक्वालिटी पूरी हो पाएगी। फिर ना ये लोग यही नहीं रुकते, सेक्युलरिज्म की मिसाल देने के लिए ये लोग कश्मीर के शेख अब्दुल्ला को भी सेक्युलरिज्म की मूर्ति बताने लगते हैं। And that time there was a leader in the context of Jammu and Kashmir. His name was Sheikh Abdullah. He was a very socialist and a secular person, right? Are you kidding me? इनके हिसाब से शेख अब्दुल्ला ने जो नेहरू से कह के कश्मीर में आर्टिकल 370 लगवाया था ना, जिसके कारण कश्मीर को इंडिया से अलग स्टेटस मिला, वो काफी सोशलिस्ट और सेक्युलर काम था। वो ना होता तो कश्मीर और इंडिया कभी एक ही ना हो पाते जी। फिर इन मैडम को देख लो, ये मैडम तो 2-4 कदम और आगे बढ़ जाती हैं। कहती हैं कि कश्मीरी पंडित अपने ऊपर हुए अत्याचारों के लिए ना खुद जिम्मेदार थे, क्योंकि कश्मीर में हिंदू वो बदमाश जमींदार थे जिन्होंने लैंड और पावर को डोमिनेट किया था, और गरीब बेचारा लाचार मुसलमान, ये लोग मुसलमानों को सताया करते थे। अब भाई वहां का दबा कुचला मुसलमान कब तक सहता रहता। एक दिन वो उठे और फिर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया। But the irony was that most of the zamindar class were Hindus and most of the peasant class were Muslims. So although he was implementing a socialist measure, that is redistribution of wealth, the socialist measure was seen in the prism of religious differences. ये भाई साहब वही लॉजिक है जैसा अभिषेक उपमन्यु ने एक बार बताया था। क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। फिर एक भाई साहब आते हैं जो ये कहते हैं कि देखिए कैसे माता के जागरण से नॉइज पॉल्यूशन होता है, सोसाइटी में गलत मैसेजिंग जाती है। जागरण करो माता का पूरी रात, जगा दो पूरी दुनिया को, और ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग दिखाओ that the whole यमुना बैंक इज डिस्ट्रॉयड फॉर 10-20 years। लेकिन फिर इन्हीं भाई साहब के अजान पर विचार सुनिए। भड़काने की जगह लोग लड़ने मरने को तैयार है। सोनू निगम द बेस्ट केस राइट नाउ। लाउड स्पीकर्स फ्रॉम मस्जिद डिस्टर्ब मी। अब इतनी परेशानी है, इतना पैसा भी है, साउंड प्रूफिंग करवा लो। वाह भैया, साउंड प्रूफिंग करवा लो। मतलब आपको ना जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको जवाब देने के लिए खुद जनरल बख्शी आएंगे। तुम्हें शर्म है कुछ? फिर एक यूपीएससी टीचर तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए औरंगजेब को डिफेंड करने लगते हैं और उसे एथिकल और महान रूलर बताने लगते हैं, और फिर ये भी कह देते हैं कि भाई उसे ना टेम्पल्स गिराने पड़े, गिराए नहीं गिराने पड़े, क्योंकि उन टेम्पल्स में रॉन्ग प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। इनफैक्ट लाइक जैसे औरंगजेब के बारे में बोले जाता है, जब कौन सा काशी विश्वनाथ वाला या कौन सा एक मंदिर, यू नो, वन सम टेम्पल ही हैड डिस्ट्रॉयड। सो actually, like when you some texts, they also say that there was a complaint by the good priests that, you know, some illegitimate activities are take place in that temple. So we all know Hinduism में कभी-कभी ऐसा, every religion, not just Hinduism, but अब जैसे आसाराम बापू है, ठीक है, वो लव चार्जर वाला बाबा राम रहीम है, right? तो क्या मतलब misuse of religion is there in every religion. He was very ethical kind of a person, Aurangzeb, right? He would not engage in any illegitimate activities. कोई बात नहीं, हम तो हैं। तो एक मैडम जी ये कहती हैं कि हिंदुइज्म में तो केवल अंधविश्वास है, यहाँ रैशनैलिटी की कोई जगह ही नहीं है। Basically, so women in the menstrual age is not allowed to enter in the temple. Now, what you need to realize is, religion और rationality का आपस में कोई लेना देना नहीं है। 15 ना यूपी में इलेक्ट्रिसिटी आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, राम जी बस जाए। और आयरनी देखिए कि रैशनैलिटी पे ज्ञान देने वाली है मैडम, फिर ना हिजाब को डिफेंड करने लगती हैं। I am not saying anything with respect to hijab controversy right now, but the scenario which was there when there was a group of boys who were chanting certain slogan again against a girl who was wearing a burqa, and that was the scene which was being created yesterday. That is not a very civilized scene to be seen. फिर एक यूपीएससी टीचर ने तो फेंकते हुए ये तक कह दिया कि इंडिया का असली गोल्डन एरा मुगल पीरियड में था, जब आर्ट, म्यूजिक और आर्किटेक्चर फ्लरिश हुआ। ये तो वही बात हो गई ना भाई साहब कि कम्युनिस्टों और ममता बनर्जी के राज में बंगाल ने बहुत डेवलपमेंट देखी। बीजेपी छी 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 सीएबी छी 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 छी। फिर खान सर पे आ जाते हैं। खान सर के हिसाब से अंबेडकर
इतने पावरफुल थे कि वो एक अलग देश बना सकते थे जिन्ना की तरह। इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं। क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अम्बेडकर साहब? नहीं, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा देते हैं सर। अगर वो चाहते तो वो जैसे जिन्ना ने बनाया था बना सकते थे। लेकिन जो एक खान सर ने बोला ना, इसका एक भी प्रूफ इतिहास में नहीं मिलता। अम्बेडकर ऐसा कुछ कर सकते थे या अम्बेडकर की ताकत इतनी थी कि वो अलग देश बना लेते। इस पे ना हमने एक पूरी वीडियो की थी, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, आराम से देखिएगा। फिर ओझा सर तो बकैती में इतना आगे निकल गए कि भाई साहब ओसामा बिन लादेन को हीरो बता दिया। ओसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के। ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन। ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर, अचीवमेंट तो है सर आदमी की। एक ही बार मारा, इसको बोलते हैं सपना। इन चिचा के हिसाब से मुगल कोई इन्वेडर नहीं थे, बल्कि हिंदू ही सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से इतनी बकैती सीखते हो ओझा सर? लेकिन ना, जहां से भी सीखते हो प्लीज उस किताब को फाड़ के फेंक दो, नहीं तो जला दो साली को। फिर एक मोहतरमा कहती हैं कि हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है ना, बस उसी से भारत के अंदर फासिज्म फैल रहा है, जिसके कारण ना इंडिया में वायलेंस और दंगे दोनों होते हैं। India is a Hindu Rashtra, which generates an emotion of antagonism or hostile towards other religious minorities, and then it might generate the action tendency of being violent or attacking. हाँ मैडम जी, सही बात है। 2014 से पहले तो भारत में कभी दंगे हुए ही नहीं, अंग्रेजों से पहले भी नहीं हुए, अंग्रेजों के बाद भी नहीं हुए। फिर एक यूपीएससी टीचर का कहना यह है कि वो नेशनल एंथम नहीं गा सकता और भारत माता की जय तो बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्यों? उसकी मर्जी। तुम्हें लगता है नेशनल एंथम गाना? मेरे को नहीं लगता। कि अगर तू असली में हिंदुस्तानी है, तू इंडियन है, तो बोल भारत माता की जय। अरे नहीं बोलना मुझे भाई। ठीक है भैया, ठीक है, आप लाल सलाम जय चाइना बोल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें ना इतनी गुस्साने की बात नहीं, रिलैक्स करो, थोड़ा रिलैक्स करो, सांस लो, बीपी बढ़ जाएगा बिना बात है। और यहाँ पर ना सबसे दुख की बात यह है कि जो यूपीएससी के टीचर्स हैं, ये इतिहास के नाम पर तो प्रोपेगेंडा फैला ही रहे हैं, लेकिन ना ये लोग हिंदू धर्म ग्रंथों में भी उंगली करने से पीछे नहीं हटते। आप विकास दिव्य कीर्ति की बात सुन लो। तो सीता प्रफुल्लित है कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। राम के पास आ रही, राम समझ गए थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है, तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीते। सीता रुकी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। बाद में जब भाई साहब का झूठ पकड़ा जाता है ना, तो भाई साहब कहने लगते हैं कि भाई देखो ऐसा है, बुरा मानने की बात नहीं है, हमने रामचरितमानस से ये उठाया है। यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि रामचरितमानस 1576 में यानी अकबर के कालखंड में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी, और राम जी की कहानी त्रेता युग में वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी। रामचरितमानस में कई ऐसी चीजें लिखी हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। कोई ऐसी चीज जिसे आप इतना रेखांकित करके बताना चाह रहे हो, तो भाई साहब पहले उसे ओरिजिनल सोर्स यानी वाल्मीकि रामायण से कंफर्म कर लेते, पर नहीं, एक लाइन मिल गई, वो भी रामचरितमानस में, तो भाई साहब चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो। और यहां पर ना आयरनी देखिए, एक रैंडम बात जो कि ओरिजिनल सोर्स में है भी नहीं, उसे इतना रेखांकित करके बोला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हदीस से उठाई हुई सीधी की सीधे कोट को आप अगर बोल भी दोगे तो 57 मुसलमान देश तिल मिला जाते हैं। और फिर ये देखो, विकास दिव्य कीर्ति जी बताते हैं कि त्रावणकोर में ना निम्न कही जाने वाली जातियों की महिलाओं को एक टैक्स देना होता था। पता है क्या था वो टैक्स? इन्हीं से ही सुन लो। और यदि पब्लिक प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, सड़क पे भी चल रही हैं, बाजार में भी जा रही हैं, तो वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक नहीं सकती थी, और यदि वो ढकना चाहें तो टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का नाम था ब्रेस्ट टैक्स, और ये टैक्स केवल निम्न जाति की महिलाओं पर लागू होता था। ये जो विकास भाई साहब बोल रहे हैं ना, ये एक फिक्शनल स्टोरी थी, यानी झूठी मनगढ़ंत कहानी जिसका सत्यता से कोई लेना देना था ही नहीं। और ये स्टोरी ना CJI चंद्रचूड़ ने भी सुनाई थी, अकेले विकास दिव्य कीर्ति नहीं है इसमें शामिल। अब इसका सच क्या था? सच था कि केरला कोस्टल एरिया है, वहां गर्मी पड़ती है, और उसी के अनुसार सभी लोग वस्त्र पहना करते थे। तो भाई 17वीं सेंचुरी में एक डच विजिटर, यानी एक विजिटर जो हॉलैंड से आया था,
वो इस एरिया में जाता है और बताता है कि त्रावणकोर की जो महारानी है ना, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उसमें उन्होंने अपना ऊपरी भाग कवर नहीं कर रखा था, और राजमहल में जितनी भी महिलाएं थीं उन्होंने भी अपने ऊपरी भाग को कवर नहीं कर रखा था। हॉलैंड का जो विजिटर है उसकी जो बुक है उसके अंदर इनका चित्र भी बनाया गया था, और चित्र में देखा जा सकता था कि ऊपर से वो बिना कपड़ों के हैं। अब बताओ, महारानी भी ऊपरी भाग से कवर नहीं है तो क्या महारानी से भी टैक्स लिया जा रहा था? क्या वो भी निम्न जाति की थी? और विकास दिव्यकीर्ति की इस फिक्शनल स्टोरी को बर्स्ट करने के लिए ना बहुत सारे और एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, पर चलिए आगे चलते हैं। अब भाई इनसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? ये भाई साहब तो खुद अपने बच्चों को मार्क्सिस्ट बनाने पे ज्ञान देते हैं। ये भाई साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं का एक्सप्लॉइटेशन होता है, पर सिर्फ सॉफ्ट और स्वीट तरीके से। जैसे समझा बुझाकर उनको बोल दिया जाता है कि भाई तुम ना इस घर की लक्ष्मी हो, और फिर उनसे बर्तन धुलवा लिए जाते हैं। मतलब उनको रिस्पेक्ट के नाम पे ना सिर्फ घर का काम थोप दिया जाता है, ऐसा ये भाई साहब कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, 45 डिग्री में पेंगुइन बनना तो विमेन एम्पावरमेंट होगी, है ना? उस पे आप बोलोगे नहीं। फिर एक मैडम दिवाली पे ज्ञान देते हुए ये कहती हैं कि दिवाली में गिफ्ट देना ना हमारा कल्चर नहीं है, ये ना हमने वेस्ट से चुराया है, वेस्ट से। प्रैक्टिस ऑफ गिविंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग दिवाली, आप इंडियन फेस्टिवल्स भी लिख सकते हो। प्रैक्टिस ऑफ गिविंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग दिवाली, बाय द वे दिस इज नॉट आवर कल्चर। हमारे कल्चर में कभी भी दिवाली पे गिफ्ट्स देने का कल्चर नहीं था। फिर ओझा बकैत, वो तो भैया बकैती में ये कह जाते हैं कि ब्रज के जो लोग थे ना वो कृष्ण भगवान को मारने वाले थे, क्योंकि कृष्ण भगवान उनकी बीवियों के साथ नाचते थे। लेकिन जब कृष्ण भगवान ने पर्वत उठा लिया तो उसके बाद वही ब्रज वाले कहने लगे कि हाँ हाँ हमारी बीवियों के साथ छोड़ो, हमारी सालियों के साथ भी नाचो। यही राजा मेंटालिटी है भाई साहब। हिंदू भगवानों को कुछ भी बोल दो, सर थोड़ी कलम होगा। अब देखो, मैं ना ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हर एक कोचिंग सेंटर ऐसा ही है या हर यूपीएससी का टीचर ऐसा ही है, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि ये टीचर्स की पूरी तरीके से गलती है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो पैटर्न ना आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यूपीएससी का सिलेबस खुद एक पुराने मॉडल पर बेस्ड है, जहां आपको वही पुरानी टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए दी जाती हैं, जिसमें ना जानबूझकर डिस्टॉर्टेड और सेलेक्टेड हिस्ट्री लिखी हुई है। एंशिएंट इंडिया पढ़ो तो रामायण एक मिथ है, टेम्पल्स बैकवर्ड हैं, कास्ट ही सब कुछ है, ये पढ़ने को मिलेगा। मिडीवल पढ़ो तो मुस्लिम रूलर्स प्रोग्रेसिव थे, हिंदू कास्टिस्ट थे, ऑपरेसिव थे, ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो बताया जाएगा कि चरखा चलाने से आज़ादी मिल गई और नेहरू ही फ्रीडम के ठेकेदार थे, और बाकी के सब कुछ ना उनकी तो कोई औकात ही नहीं थी भाई साहब। और फिर जब आप यही सब कुछ 2-4 साल तक पढ़ते रहोगे ना तो आपका दिमाग इसी तरीके से शेप करने लगेगा, ऐसे ही कंडीशन हो जाएगा। फिर आप सोचने लगोगे कि नेशनलिज्म ही कम्युनल है, सनातन धर्म ही बैकवर्ड है, और सब प्रॉब्लम्स की जड़ हिंदू सिविलाइजेशन है। और फिर जब यही स्टूडेंट्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनकर सिस्टम का पार्ट बनते हैं ना तो वो न्यूट्रल नहीं रह पाते, वो आइडियोलॉजिकल लेंस के थ्रू ही हर एक प्रॉब्लम को देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि कुछ टीचर, चाहे वो कोई भी रीजन हो, एक नए विचार विहीन जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं, जिसे ना अपने इतिहास पर गर्व है, ना अपने कल्चर का सम्मान है। और इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि कुछ कोचिंग सेंटर्स ने पाकिस्तानी मौलानाओं को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि कम से कम पाकिस्तानी मौलाना ओपनली बोलते हैं कि हिंदुओं से उन्हें नफरत है, और यहाँ ये सब कुछ एकेडमिक स्टडी के नाम पर आराम से परोसा जा रहा है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके अंदर भरा क्या जा रहा है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ हुआ कैसे, कोचिंग सेंटर्स में इतना स्ट्रॉन्ग एंटी हिंदू आइडियोलॉजिकल बेस आया कहां से? इसका जवाब है टेक्स्ट बुक कैप्चर। नहीं समझे? अरे भाई साहब, कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा तो वही जो किताबों में लिखा छपा होगा। चलिए आसान भाषा में समझाता हूँ। भारत की एकेडमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम था हिस्ट्री का डेलिबरेट डिस्टॉर्शन, और ये काम एक प्लान्ड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था। आज़ादी के बाद नेहरू ने एजुकेशन का पूरा जिम्मा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दे दिया था। जी हाँ, ये वही मौलाना है जो खिलाफत मूवमेंट के सपोर्टर थे और जो जिहाद को एक सेक्रेट ड्यूटी मानते थे। जो मिस्टेक मौलाना आज़ाद के रूप में नेहरू चाचा ने की थी ना, आगे वही मिस्टेक जो है वो उनकी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ाते रही।
1969 में इंदिरा गांधी को पावर में रहने के लिए कम्युनिस्टों के सपोर्ट की जरूरत थी, जिसके बदले में इंदिरा गांधी ने भारत की पूरी एजुकेशन सिस्टम को कम्युनिस्टों के हाथ में सौंप दिया जब उन्होंने नूरुल हसन को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था। नूरुल हसन ने सिर्फ टेक्स्ट बुक कमेटीज नहीं बनाई थी, उसने पूरी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च बॉडीज और एनसीईआरटी जैसे इंस्टीट्यूशन में लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों को भर दिया था। नूरुल हसन यहीं पर नहीं रुके, जेएनयू, जी हाँ वही जेएनयू जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे थे, वही जेएनयू असल में हसन का ही ब्रेन चाइल्ड था, जिसमें उसका एम था कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ही प्रोड्यूस हो। जेएनयू में फैसिलिटी और टीचर्स कौन होंगे ये तक नूरुल हसन ने डिसाइड किया था और ये अश्योर किया था कि स्टाफ जो टीच करेगा सभी एंटी हिंदू लेफ्ट आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से लोडेड रहेगा। जेएनयू को नूरुल हसन ने फ्रांस में जाकर ओपनली एक लेफ्टिस्ट मॉडल यूनिवर्सिटी के रूप में प्रमोट किया था। एनसीईआरटी में के अजीज और एनबीके नायर जैसे हिस्टोरियंस लाए गए थे जिन्होंने टेक्स्ट बुक को लिखने का काम किया था। और भाई साहब इन किताबों को ऐसा लिखा गया था जैसे भारत की हिस्ट्री 90% इस्लामिक कॉन्ट्रीब्यूशन से बनी है और हिंदू सिविलाइजेशन सिर्फ कास्ट, सुपरस्टिशंस और बैकवर्डनेस का एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही लोगों ने एनसीईआरटी की किताबों में अकबर को महान और सेकुलर राजा, वहीं औरंगजेब जिसने ना जाने कितने मंदिर तोड़े हैं, उसे एनसीईआरटी में मंदिर बनाने वाला जिंदा पीर बता दिया था। इन्हीं लोगों ने टीपू सुल्तान को फ्रीडम फाइटर और महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजाओं को या तो बिल्कुल ही गायब कर दिया या उन्हें कम्युनल बता दिया। गुप्तास, चोलास, अहोम्स ये सब कुछ गायब था एनसीईआरटी की किताबों से। इन्होंने अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में तो पूरे चैप्टर्स ही डेडिकेट कर दिए थे, लेकिन चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल, विजयनगर के बारे में एक चैप्टर तो क्या लाइनें तक नहीं थी। किताबें ऐसी लिखी गई जैसे मुगलों के और ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत के अंदर कुछ था ही नहीं। बेसिकली एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को ऐसे इंसानों के हाथ में सौंप दिया गया जिनका विजन एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से लोडेड था। और इसके बाद यही डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री सिलेबस बन गई यूपीएससी के लिए। यूपीएससी का पैटर्न ही ऐसा बना दिया गया कि आपको इसको पास करना है तो आपको यही सारे सिलेक्टिव कर्टेल्ड नैरेटिव्स को पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो ना, आपको कहा जाता है कि एनसीईआरटी से शुरू करो। फिर आपको लिस्ट दी जाती है रोमिला थापर, सतीश चंद्रा, आरएस शर्मा, बिपिन चंद्रा। अब भाई साहब ऐसे में टीचर चाहे या ना चाहें उन्हें वही सिलेबस पढ़ाना पड़ता है जो सिस्टम ने डिफाइन किया है। कोचिंग सेंटर हो या स्कूल, कोई ऑल्टरनेट नैरेटिव पढ़ा भी नहीं जा सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स वही लिखेंगे जो एग्जाम में स्कोर देगा। तो भाई साहब ऐसे में जब एक एस्पिरेंट बार बार वही टेक्स्ट बुक पढ़ता है जहां औरंगजेब टेंपल तोड़कर भी सेकुलर राजा बन जाता है, जहां अकबर महान राजा बन जाता है लेकिन महाराणा प्रताप कम्युनल रेबल, जहां विजयनगर, चोलाद और अहोम के बारे में उसे पढ़ने को कुछ नहीं मिलता, जहां मुगल्स की ग्लोरी को डिफाइन करते हुए ब्राह्मण्स को बारबेरियन दिखाया जाता है, तो ऐसे में ये सब बार बार पढ़ने वाले उस एस्पिरेंट के दिमाग में एक ही माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि हिंदू सिविलाइजेशन तो एक प्रॉब्लमेटिक पास्ट था और प्रोग्रेस का मतलब उस पास से मुक्ति पाना है। और ये कोई एक दो एस्पिरेंट्स की बात नहीं है, हर साल लाखों लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं और जब सिलेबस ही डिस्टॉर्टेड हो तो लाखों के माइंड में एक ही प्रकार का नैरेटिव शेप लेता है। यही लोग ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, जजेस, डिप्लोमेट्स, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, और फिर वो पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन में उसी बायस को लेकर आते हैं। और ऐसे ना आपको कितने ही एग्जाम्पल दिख जाएंगे जहां पर इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने अपनी एंटी हिंदू माइंडसेट को दिखाया है। ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। एक बार जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है वो सिलेबस का हिस्सा बन जाए तो वो यूपीएससी, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स, कोचिंग सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज़ के जरिए लाखों के दिमागों तक पहुंचता है। और इसीलिए ये बात कहनी गलत नहीं होगी, आप इसका जो दोष है ना वो सिर्फ आज के कुछ यूपीएससी एजुकेटर्स को नहीं दे सकते हो जो जाने अनजाने या भले ही जानबूझकर हिस्ट्री पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो दोष है ना वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, जिसको कुछ कम्युनिस्ट और एंटी हिंदू एलिमेंट्स ने ना सिर्फ कैप्चर किया है बल्कि उन्होंने पूरे नेशन के थॉट प्रोसेस को रीप्रोग्राम करने की कोशिश की है। और यूपीएससी जो है ना उसी का मोस्ट सक्सेसफुल टूल बन चुका है, जहां एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको भारत के इतिहास को ही उल्टा पुल्टा पढ़ना पड़ता है। देखिए, भारत की ब्यूरोक्रेसी ना तब तक न्यूट्रल नहीं बन सकती जब तक उसकी टेक्स्ट बुक और ट्रेनिंग मटेरियल ये डिस्टॉर्टेड रहेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट वही इंप्लीमेंट करता है जो उसने क्लासरूम में सीखा या देखा है। अगर सिलेबस ही भारत को फ्लॉड दिखाएगा, हिंदू सिविलाइजेशन को ऑप्रेसर बताएगा और इन्वेडर्स को रिफॉर्मर बनाकर प्रेजेंट करेगा, तो फिर भाई साहब फाइल रूम से लेकर पॉलिसी बनने तक हर जगह ये बायस आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाएगा। और इसी वजह से जो रिफॉर्म्स की असली शुरुआत है ना वो सिलेबस और करिकुलम से होती है। और इस बार मोदी गवर्नमेंट ने उसी रूट कॉज को टारगेट किया है। आज़ादी के बाद जिन किताबों में औरंगजेब को जस्टिफाइड रूलर, टीपू सुल्तान को फ्रीडम फाइटर और छत्रपति शिवाजी महाराज को कम्युनल रिबेल बताया गया था, उनमें अब फैक्चुअल करेक्शंस किए जा रहे हैं।
मुगल्स की ग्लोरिफिकेशन को हटाया जा रहा है, औरंगजेब का मंदिर तोड़ना, कश्मीरी पंडितों का एग्जॉडस, टीपू सुल्तान का ब्रूटल रिकॉर्ड, ये सब ना अब पहली बार टेक्स्ट बुक में फैक्ट बेस्ड पर्सपेक्टिव से शामिल किया जा रहा है। एनसीईआरटी ने भी पहली बार ना पब्लिकली ये एक्नॉलेज किया है कि डेकेड्स तक हिस्ट्री का जो कंटेंट था वो वन साइडेड था। सरकार अब ऐसे स्कॉलर्स की बात सुन रही है जिनकी किताबों को अब तक सिलेबस से बाहर फेंक दिया जाता था। मीनाक्षी जैन, सीताराम गोयल, इन जैसे लेखकों को अब मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि इनकी रिसर्च में फैक्चुअल डेप्थ है और इन्होंने वर्षों तक डिस्टॉर्टेड नैरेटिव्स को एक्सपोज किया है। अगर इन स्कॉलर्स को यूपीएससी की एसेंशियल रीडिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा तो अपने आप कोचिंग सेंटर्स और क्लासरूम का जो कंटेंट है ना वो बदलने लगेगा। एनईपी 2020 के अंतर्गत ना सिलेबस रिफॉर्म भी पैरेलली चल रहे हैं। नए करिकुलम में अनसंग हीरोज, सिविलाइजेशनल प्राइड और वैदिक नॉलेज, इन सबको महत्व मिल रहा है। एनईपी 2020 पॉलिसीज में चरक, सुश्रुत, आर्यभट्टा, भास्कराचार्य, चाणक्य, माधव, पतंजलि, पणिनि और थिरुवल्लुर, इन जैसे एंशिएंट स्कॉलर्स को इंक्लूड किया गया है। एनईपी न्यू पॉलिसीज के अंतर्गत ना गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी उसकी तरह ही बच्चों को क्रिएटिव बनाया जाएगा, ना कि रट्टू तोता, और इस पे ना बहुत खासा फोकस किया जा रहा है। फिर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश संखलानी, उन्होंने बताया है कि क्लास 3 से लेकर क्लास 6 तक सभी टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया जाएगा। अब क्लास 6 में ना आपको इंडियन सिविलाइजेशन की ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जा रहा है। वहीं आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल की जो फाइंडिंग्स थी राम मंदिर के बारे में, जिन्होंने सारे प्रूफ्स दिए थे, वो भी इनमें बताया जा रहा है। और अभी हाल ही में क्लास 8 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें ये फैक्ट्स ऐड किए गए हैं, जिसमें बताया गया है बाबर एक क्रूअल इन्वेडर था, औरंगजेब एक टेम्पल डिस्ट्रॉयर था। खबर आपको बताएं, एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब इस किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण जोड़े गए हैं। किताब में बाबर को क्रूर विजेता बताया गया है और अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण, और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। सरकार ने ना ब्यूरोक्रेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर अब नेशनलिज्म बेस्ड एथिक मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए हैं। यूनिवर्सिटीज और कल्चरल इंस्टीट्यूट्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो धर्मा सेंट्रिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का एक सिंथेसिस तैयार करें, जिससे एक कल्चरली रूटेड और डेमोक्रेटिक माइंडसेट डेवलप हो सकेगा। देखिए, इस सब का कंक्लूजन यही है कि अगर ब्यूरोक्रेसी को सुधारना है तो किताबें बदलनी पड़ेंगी, और ये सारे स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। और फिर हमें अगर कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलना है तो उसके लिए ना यूपीएससी के जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको भी अब अपना पुराना वाला जो प्रोपेगेंडा है ना वो छोड़ना पड़ेगा और रियल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। कोचिंग सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज़ को केवल एग्जाम स्कोर्स के लिए नहीं बल्कि नेशनल कॉन्शियसनेस के लिए भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाथ में देश के फ्यूचर को शेप करने की जिम्मेदारी है। और भारत का फ्यूचर सिर्फ बैलेट से नहीं, सिलेबस से भी तय होता है। तो इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, जॉइन बटन और पेट्रियन, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनके थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।